यूक्रेन को 2023 की सबसे भीषण चोट लगी है। खबर यह आ रही है कि रूसी डिफेंस सिस्टम ने 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइल गिराई हैं और साथ ही पहली बार एक दिन में 12 स्टॉर्म शैडो ध्वस्त की गई हैं। अमेरिका के गाइडेड बम को रूस ने हवा में ध्वस्त किया है। ये बड़ी जानकारी आपसे हम शेयर कर रहे हैं। और यूक्रेन में अमेरिकी हाइमार्स को रूस ने विस्फोट से उड़ा दिया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और ये खबर बता रही है कि इस पूरे युद्ध में एक नया विध्वंसक मोड़ आ गया है। पुतिन ने आकाशवाणी कर दी है, वॉर जोन में न्यूक्लियर सुनामी आने वाली है और इस सुनामी की शुरुआत एटमी विस्फोट से हुआ है। और परमाणु धमाके के बाद युद्ध के मैदान में पहली बार न्यूक्लियर रेडिएशन का तूफान आ गया है। ये वो तूफान है जिसमें यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कई देश तबाह हो जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी डरावने वाली जो खबर है वो ये कि पुतिन की वो मिसाइल जिसकी वजह से विनाश का अब तक का सबसे बड़ा बवंडर उठने वाला है, पुतिन ने इस मिसाइल के जरिए एटमी जलजले के ट्रेलर को जारी कर दिया है। पुतिन का यह परमाणु प्लान उस वक्त लॉन्च हुआ है जब ज़ेलेंस्की हिरोशिमा में बैठकर G7 देशों के साथ रूस को बर्बाद करने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। महाविनाश को लेकर दहला देने वाली खबर आ गई है। युद्ध के मैदान में महाएटमी तूफान आने वाला है। वॉर जोन में ऐसा परमाणु विस्फोट हो गया है जो एक साथ 50 देशों को मरघट बना देगा। रूस ने जंग में न्यूक्लियर वेपन उतार दिए हैं। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसने यूक्रेन के विनाश की फाइल ओपन कर दी है। इस अस्त्र से एटमी संहार का खतरा क्यों बढ़ गया है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एटमी तबाही की वो रिपोर्ट देखिए जो सीधे वॉर ग्राउंड से आई है। युद्ध के मैदान में परमाणु धमाका हो चुका है और इसी के साथ एटमी सुनामी की शुरुआत हो चुकी है। आखिर कैसे, इसे कुछ पॉइंट से समझिए। यूक्रेन में एटमी लीकेज हो चुका है और इसी के साथ एटमी रेडिएशन शुरू हो चुका है। ये रेडिएशन यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में फैल रहा है। रेडिएशन का ये तूफान एक साथ कई देशों का नाम मिटाने वाला है। रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से रेडिएशन शुरू हो चुका है और यह तेजी से कई यूरोपीय देशों में फैल रहा है। एटमी रेडिएशन को लेकर यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी यानी रूस के NSA निकोलाई पेट्रुशेव ने किया है। मतलब ये कि न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर यह रूस का आधिकारिक बयान और ऐलान है। यूक्रेन से जो रेडिएशन शुरू हुई है उससे कितनी बड़ी तबाही आने वाली है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर जंग के मैदान में परमाणु विस्फोट कैसे हुआ। चौदह मई 2023 ये वही तारीख है जब रूस के हमले से यूक्रेन के दो बड़े शहर टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की दहल गए। रूस का ये हमला यूक्रेन के बारूदी भंडार पर हुआ। दोनों शहरों में यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह हो गए।
इसी धमाके के बाद न्यूक्लियर तबाही शुरू हो गई। दरअसल टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की के वेपन डिपो में वो डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स रखे हुए थे जो यूक्रेन को ब्रिटेन ने दिए थे। रूस की स्ट्राइक में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स फट गए और फिर एटमी विनाश का बड़ा बवंडर फैलना शुरू हो गया। सवाल यह है कि आखिर डिप्लीटेड यूरेनियम होता क्या है। दरअसल डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार एटमी वेपन नहीं माने जाते हैं। इन हथियारों में उपयोग हो चुके यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यानी यूरेनियम संवर्धन के बाद जो अपशिष्ट बचता है हथियार में उनका इस्तेमाल होता है। ज्यादातर डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल शेल्स और बम में किया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद यूरेनियम के अपशिष्ट में भी रेडियोधर्मी गुण होते हैं। यानी एक तरह से ऐसा गैर परमाणु हथियार जो न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी तबाही तो नहीं मचाते, लेकिन रेडिएशन से विनाश का खौफनाक अध्याय लिख देते हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स बर्बाद हो चुके हैं। यही वजह है कि अब न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो चुका है। रेडिएशन सबसे पहले टेर्नोपिल और खमेलनित्स्की में फैला। तबाही शुरू हुई तो दोनों शहरों से तेजी से पलायन होने लगा। पोलैंड के साथ साथ स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, जर्मनी और नीदरलैंड्स तक रेडिएशन की जद में आ चुके हैं। पोलैंड के लुब्लिन शहर में रेडिएशन का लेवल 350 को पार कर गया है। जाहिर है रेडिएशन का यह संकट अब पूरे यूक्रेन पर छा गया है। रेडिएशन जिन देशों या शहरों में फैल रहा है उससे बचने के लिए उन जगहों पर कोशिश भी शुरू हो चुकी है। लोग जान बचाने के लिए अपना शहर छोड़कर भाग रहे हैं। जो लोग अपने घरों में हैं, उन्हें रेडिएशन प्रूफ बंकर में पहुंचाया जा रहा है। जिंदगी बचाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की पिल्स बांटी जा रही है। यानी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन असली एटमी तबाही तो पुतिन मचाने जा रहे हैं। पुतिन अब उस मिसाइल से अटैक करेंगे जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ है, जो दगने के साथ ही एटमी जलजला लेकर आएगी। और ऐसे हालात में पुतिन अब यूक्रेन पर सबसे खतरनाक मिसाइल से अटैक करने वाले हैं। ये पुतिन का एटमी रेडिएशन अस्त्र है, जिसमें यूक्रेन समेत यूरोप के तमाम देशों का दम घुट जाएगा। पुतिन की इस मिसाइल का नाम है S-8OFP। इसे आर्मर पियर्स मिसाइल भी कहा जाता है और रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए इसे अपग्रेड कर लिया है। ये जो मिसाइल है वो अब पहले से 6 गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स अब इसी मिसाइल से यूक्रेन पर कहर ढाने को तैयार है। और ये मिसाइल हवा से जमीन में मार करती है और इसे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। अपग्रेड होने के बाद ये 100% सटीकता से टारगेट को भेदती है और इसकी जो मारक रेंज है वो 6 किलोमीटर है। यानी कि ये 6 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन या उससे पोजीशन को नेस्तनाबूद नाबूद करने की काबिलियत रखती है। ये 9 किलो वॉरहेड यानी कि बारूद लेकर जाती है और अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है। सबसे अहम बात यह है कि इस मिसाइल का निर्माण डिप्लीटेड यूरेनियम से हुआ है, यानी इसके वॉरहेड में डिप्लीटेड यूरेनियम होता है जो विस्फोट के साथ ही एटमी रेडिएशन की वजह बन जाता है। मतलब ये कि पुतिन की ये मिसाइल जहां जहां गिरेगी, जिस जगह पर विस्फोट करेगी, वहीं से एटमी रेडिएशन शुरू हो जाएगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि इसका निर्माण डिप्लीटेड यूरेनियम से हुआ है। पुतिन यूक्रेन के शहरों को SATFP मिसाइलों से पाटना शुरू करने वाले हैं। आसमान से इसी तरह सैकड़ों मिसाइलें बरसने वाली हैं और इस तरह सैकड़ों स्पॉट पर न सिर्फ एटमी धमाका होगा बल्कि वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन फैलना शुरू हो जाएगा। ये रेडिएशन का वो तूफान है जो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है। एक एनालिसिस के मुताबिक पुतिन के इस मिसाइल से करीब 50 देश तबाह हो सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। इसी महाविनाश को टालने के लिए जापान के हिरोशिमा में G7 देशों की महाबैठक हो रही है। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शामिल हो रहे हैं। G7 के मंच पर पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिया कि वो महाविनाश को टालने के लिए पहल करेंगे। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। दुनिया के बड़े और दिग्गज देश पीएम मोदी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी पहल से यूक्रेन युद्ध की महाअग्नि शांत होगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मोदी ही महाविनाश रोकेंगे? क्या पुतिन मोदी की बात मानेंगे या एटमी ज़लज़ला लाकर ही रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन की विध्वंसक मिसाइल रूस के एटमी बवंडर का ट्रेलर है या विश्व विनाश की दहलाने वाली पिक्चर बहुत जल्द रिलीज होने वाली है? ये वो सवाल है जिनका जवाब जल्द ही मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूक्रेन जल्द पहुंच सकते हैं F-16 विमान और पहली खेप में F-16 के 70 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंचने की संभावना है। ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम और नीदरलैंड्स भेजेंगे F-16 और साथ ही सभी देश के विमान इकट्ठा कर यूक्रेन भेजने की तैयारी है। रूस यूक्रेन की जंग में महाविनाशक हमले की शुरुआत के कई कारण हैं। इसमें राजनीतिक और रणनीतिक दोनों तरह से अगर देखें तो उठाए गए कदमों की भूमिका सबसे ज्यादा है। लेकिन इस बार अमेरिका के एक फैसले ने भविष्य की विनाशक हमलों को और पुख्ता किया है, यानी उस पर मोहर लगा दी है। यह फैसला है ज़ेलेंस्की की मन की मुराद पूरी करने का। मुराद ये थी कि रूस के खिलाफ एक्शन में चौथी पीढ़ी का F-16 प्लेन मिल जाए उन्हें, और अमेरिका ने इस प्लेन की सप्लाई का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद गुस्से से लाल पुतिन ने भी तबाही के ट्रिगर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट। F-16 पर यूक्रेनी पायलट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल साफ हो चुका है। जंग को लेकर अमेरिका के मंसूबे भी साफ हो चुके हैं और जंग का भविष्य भी साफ साफ नजर आने लगा है। भविष्य है महाविनाश के साथ जंग का अंत।
हालांकि अब तक महाविनाशक जंग का शुरुआती छोर पकड़ से दूर रहा, लेकिन बारूदी हाहाकार के बीच ये पहला मौका है जब एक एक्शन को महाविनाश जंग की शुरुआत के पहले सिरे के रूप में इतिहास में दर्ज किया जा सकता है। और ये एक्शन है F-16 जेट देने पर यूएस की मोहर। आपने बिल्कुल सही सुना है, महाविनाश की शुरुआत के लिए अमेरिका का यही एक्शन जिम्मेदार होगा। हालांकि क्यों होगा, इसके कारणों का दायरा बहुत व्यापक है, लेकिन साधारण स्थिति को समझा जाए तो अमेरिका की तरफ से F-16 की डिलीवरी वाली डील पर मोहर लगते ही रूस ने सीधे सीधे महाविनाशक हथियार जंग के मैदान में उतार दिए। जिसका मतलब साफ है कि विनाशकारी जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। विश्व अंत की ओर कदम, साक्षात विनाशक रण। तय है कि अब रूस यूक्रेन की जंग शांति के संदेशों से या अपील से नहीं रुकने वाली, बल्कि इस जंग का अंत महाविध्वंस से ही होगा। और इस महाविध्वंस की तैयारी अदावत के मुहाने पर खड़े दोनों पक्षों ने कर ली है, जिसमें रूस की आक्रामकता साफ साफ देखी जा रही है। हालांकि रूस की विनाशकारी तैयारी का ब्यौरा भी हम आपको देंगे, लेकिन इस तैयारी के पीछे कारण क्या है, पहले इसे विस्तार से समझ लीजिए। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 देने पर रोक हटा दी है। अब कोई भी नेटो सदस्य यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दे सकता है। इसके अलावा यूक्रेनी पायलट्स के संयुक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी हरी झंडी दे दी गई है। F-16 समेत वेस्टर्न फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग भी यूक्रेनी पायलट्स को दी जाएगी और यूक्रेनी पायलट्स के लिए ये ट्रेनिंग कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएगी। मतलब साफ है कि यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स जल्द ही मिल जाएंगे। इसके अलावा वक्त आने पर वेस्टर्न वर्ल्ड के घातक फाइटर जेट्स भी यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे दिए जाएंगे। यानी यूक्रेन को रूस के मुकाबले फिर से बारूदी पावर से लैस करने का एक्शन शुरू हो चुका है। सहयोगी देशों को अमेरिका F-16 प्लेन देने से अब नहीं रोकेगा, यानी बाइडेन ने यूक्रेन की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस से लड़ने के लिए जो हथियार हैं उनमें सबसे ऊपर F-16 है, जिससे रूस की जमीन पर बारूद बरसाया जा सके। अब तक यूक्रेन सिर्फ पुराने मिग पर ही निर्भर था, जिनमें 27 पोलैंड और स्लोवाकिया ने दिए हैं। लेकिन पोलैंड और नॉर्वे समेत कुछ यूरोपियन देशों के पास 4th जनरेशन के F-16 फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं और वो रूस के खिलाफ ये फाइटर्स यूक्रेन को देने की अपील भी कर चुके हैं। जिसका मतलब साफ है कि नीदरलैंड्स के पास मौजूद 40 और डेनमार्क के 30 F-16 जेट्स में से कुछ जल्द ही यूक्रेन पहुंच सकते हैं और ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के ट्वीट से भी जाहिर हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शुक्रवार को G7 लीडर्स को सूचित कर दिया है कि अमेरिका F-16 जेट्स पर यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए मददगारों और अलायंस मेंबर्स के साथ कंबाइंड एफर्ट का समर्थन करेगा। जाहिर तौर पर F-16 के रूप में यूक्रेन की एक बड़ी डिमांड पूरी हुई है और उससे खुशी की बात यूक्रेन के लिए यह है कि यूरोपियन कंट्रीज में ही अलग अलग जगह F-16 समेत दूसरे फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका और संबंधित देशों के स्पेशल ऑफिसर्स और ट्रेनर्स पर होगी। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से F-16 सप्लाई के लिए हरी झंडी देना ही विनाशक कदम बन गया है। रूस की विनाशक तैयारी देखने से पहले F-16 पर रूस का रुख देखिए। रूस ने F-16 देने पर यूरोप के लिए चेतावनी जारी कर दी है। रूसी चेतावनी में यूरोपियन देशों को टारगेट करने का ऐलान कर दिया गया है। F-16 देने पर भारी जोखिम उठाने की धमकी जारी की है।
लेकिन इस चेतावनी के जारी होने से पहले ही रूस ने बता दिया है कि अब विनाशक एक्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये कोई बयान जारी करके नहीं बताया गया है, बल्कि रूस ने जिस तरह का एक्शन दिखाया है उससे रूस की तैयारी जाहिर हो गई है। रूस ने वॉर जोन में सरमत मिसाइल तैनात कर दी है और हैवी आईसीबीएम सरमत की तैनाती सामान्य तौर पर नहीं की गई है। सरमत मिसाइल एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल के साथ तैनात है, जिसका मतलब है कि रूस का टारगेट यूक्रेन के अलावा दुनिया का कोई भी देश हो सकता है और ये कुछ ही मिनटों में अमेरिका को भी तबाह कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल हाइपरसोनिक स्पीड से आईसीबीएम को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है और अगर रूस की चेतावनी का साक्षात्कार इसी विनाशकारी हथियार से होना है तो फिर न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ यूरोप के कई देश खात्मे के कगार पर खड़े हैं। रूस की वॉर जोन में तैनात मिसाइल फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और रोमानिया को पलक झपकते ही तबाह कर देगी और इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा सिर्फ अमेरिका। अमेरिका ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया है। जंग के बीच व्हाइट हाउस का एक्शन रूस को विनाशकारी कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका G7 के मंच का इस्तेमाल भी रूस को भड़काने में कर रहा है और ज़ेलेंस्की एक खास मकसद से यहां पहुंचे। दरअसल आने वाले दिनों में रूस के बारूदी एक्शन के जो कारण गिनाए जाएंगे उनमें G7 की बैठक में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी भी होगी और ऐसा इसलिए क्योंकि हिरोशिमा के इसी मंच से यूक्रेन के लिए $3.50 बिलियन के वेपन्स देने का ऐलान हो रहा है। लेकिन रूस की एक और ऐसी तैयारी है जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की तैयारी पर भारी पड़ सकती है। इस तैयारी का खुलासा खुद दिमित्री मेदवेदेव ने किया है और तैयारी ये है कि महज 5 महीने में रूस ने 1,17,000 नए सैनिक तैयार कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस बाखमुत को लेकर खबर आ रही थी कि रूस के हाथ से बाखमुत निकल जाएगा, अब उसी बाखमुत पर रूसी झंडा लहराया जा रहा है। जिस वैगनर ग्रुप को लेकर क्रेमलिन शक करने लगा था, अब उसी वैगनर ने हाथ में रूस का झंडा लेकर ऐलान कर दिया है कि बाखमुत पर रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन रूस के लिए यह जंग आसान नहीं थी, क्योंकि यूक्रेन लगातार आक्रमण करके बाखमुत के काफी हिस्से पर कब्जा कर चुका था। लेकिन सिर्फ 72 घंटे में रूस ने बाजी पलट दी। आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे 72 घंटे के अंदर रूस ने न सिर्फ बाखमुत पर पूरा कब्जा कर लिया, बल्कि यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़कर ही दम लिया। घंटे की भयंकर जंग, बाखमुत में रूस का झंडा बुलंद। वैगनर की खूनी सनक, मैदान छोड़ भागे यूक्रेनी सैनिक। ऑपरेशन ब्लड से बाखमुत दहला, पूरे यूक्रेन में जलजला। और इस बारूदी जलजले की वजह है पुतिन का प्रतिशोध, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बाखमुत सिर्फ एक ट्रेलर है, तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। खास बात यह है कि रूस ने बाखमुत पर कब्जा ऐसे वक्त में किया है जब ज़ेलेंस्की G7 में हिस्सा ले रहे हैं। उधर ज़ेलेंस्की G7 देशों को युद्ध से बर्बाद यूक्रेन की कहानी बता रहे हैं। दूसरी तरफ रूस ने बाखमुत पर कब्जा करके बता दिया कि वो रुकने वाला नहीं है।
यानी रूस का सीधा चैलेंज है कि G7 देश चाहे पूरी ताकत लगा दें, रूस जब तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेता तब तक वो रुकेगा नहीं। यूक्रेन के लिए ये बड़ा झटका है क्योंकि G7 देशों को रूस के खिलाफ भड़काने का काम वो कर रहे थे, तभी रूस ने बाखमुत में ऑपरेशन ब्लड पूरा कर लिया। और ये वही तबाही की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि यूक्रेन का अंजाम भी क्या होने जा रहा है। बाखमुत में बर्बादी कितनी खौफनाक है उसके वीडियो आपको दिखाते हैं, जो बता रहे हैं कि बाखमुत पर कब्जे के लिए रूस किस हद तक चला गया था। क्योंकि 6 महीने तक चली जंग के बाद रूस ने कब्जा किया था, लेकिन पिछले 3 महीने से यूक्रेन लगातार हावी हो रहा था। ऐसे में रूस के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी। लेकिन रूस की फोर्स ने चेचेन लड़ाकों और वैगनर लड़ाकों की मदद से बाखमुत को यूक्रेन के हाथों में जाने से बचा लिया। अब बाखमुत पर रूस का कब्जा हो चुका है। बीती रात दक्षिण पश्चिम बाखमुत में रूस ने फास्फोरस बम बरसाए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हो। इस बम की वजह से काफी तबाही हुई। जिन इलाकों पर वैगनर लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे थे, वहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया, जिन्हें रूस ने होवित्जर से उड़ा दिया। बाखमुत में रूस ने इतने हमले किए हैं कि बाखमुत पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इमारतों में आग लग गई है, कई से धुआं निकल रहा है, सड़कें पुल सब तबाह हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेनी सैनिक भाग भी नहीं पा रहे, उन्हें वैगनर के लड़ाके चुन चुन कर मार रहे हैं। बाखमुत के हर 1 मीटर के लिए भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने 3 दिन पहले तक हालात ऐसे कर दिए थे जिससे रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन अब रूस ने पिछले 72 घंटे में इतने ज्यादा हमले किए कि बाजी पलट गई। बाखमुत में 3 महीनों से बना यूक्रेन का मिलिट्री सेंटर तक उड़ा दिया गया। जिस वैगनर को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसी वैगनर ने बाखमुत में यूक्रेन का गेम पलट दिया। अगर बाखमुत दोबारा रूस के कब्जे में है तो वैगनर की वजह से ऐसा हुआ है। हथियार नहीं मिलने के बाद तक वैगनर लड़ाके डटे रहे, फिर जैसे ही वेपन मिले फिर वो यूक्रेनी सैनिकों पर टूट पड़े। यानी वैगनर लड़ाकों को चेचेन लड़ाकों का साथ मिला और क्रेमलिन को भी प्रिगोजिन पर भरोसा करना पड़ा। जबकि प्रिगोजिन ने एक वक्त में क्रेमलिन के खिलाफ विरोधी तेवर अख्तियार कर लिए थे, लेकिन वो सिर्फ हथियार वक्त पर नहीं मिलने की वजह से थे। वैसे भी वैगनर चीफ प्रिगोजिन पुतिन के सबसे वफादार साथियों में से एक है। जब जब संकट आया है, प्रिगोजिन उस वक्त पुतिन के साथ दिखे हैं। बाखमुत पर कब्जा करके प्रिगोजिन ने एक बार फिर से अपनी वफादारी साबित की है। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने बाखमुत पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यह तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि अभी भी बाखमुत में यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं जो बच निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। जो अवदीपका के रास्ते निकल जाना चाहते हैं। बाखमुत से अवदीपका 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन रूस ने अपने सैनिक उसी रास्ते पर लगा दिए हैं और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। यानी रूस चाहता है कि जो यूक्रेनी सैनिक बाखमुत में कब्जे का मंसूबा लेकर आए थे, उन सैनिकों की कब्र बाखमुत में ही खुद जाए। और ऐसा हो भी रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। अवदीपका में रूस की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं जो यूक्रेन सैनिकों के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। यानी यूक्रेन को ये समझ आ चुका है कि फिलहाल बाखमुत में उसके लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि रूस पूरी तरह से हावी हो चुका है। और बाखमुत की बर्बादी की ये तस्वीरें उस कहर को बता रही हैं। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। बारूदी बवंडर में शहर का काम तमाम हो चुका है। कई इलाकों में 72 घंटे तक आमने सामने की जंग होती रही, जिसके बाद यूक्रेनी सैनिकों ने हथियार डाल दिए।
Блюда слева! Сука, по нам जेलेंस्की हिरोशिमा में G7 में है। उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि अगर पुतिन चाहे तो यूक्रेन पर हिरोशिमा जैसा अटैक कर सकते हैं। शायद इसीलिए बाखमुत से यूक्रेनी सेना पीछे हट गई, क्योंकि पुतिन क्रेमलिन अटैक के बाद से तमतमाए हुए हैं। उसके बाद से वो उन तमाम इलाकों में काफी एग्रेसिव हो चुके हैं जहां यूक्रेनी सैनिक बढ़त बना रहे थे। लेकिन अब रूस ने काउंटर अटैक करके अपने इरादे जता दिए हैं, जिसमें सबसे पहले बाखमुत को क्लियर कराया गया है, जिसके लिए रूस ने 72 घंटे तक भीषण जंग लड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूस के विदेश मंत्री का विस्फोटक ऐलान हो गया है। यूक्रेन युद्ध अब सबसे खौफनाक फेज में आ जाएगा। रूस अब हर तरह के हथियार इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र है, ये लावरोव ने कहा है। और नेटो की नीतियों से रूस जंग विस्फोटक बनाने पर मजबूर है। किसी भी तरह तबाही के लिए यूएस, यूरोपीय यूनियन और नेटो जिम्मेदार होंगे, लावरोव का ये स्टेटमेंट। यूक्रेन रूस की जंग में हर दिन कुछ ऐसा घट रहा है जो विनाश को करीब ला रहा है, और इस बार रूस के आसमान पर घटी एक घटना ने विनाश का अलर्ट जारी किया है। घटना यह है कि ब्रियांस्क के आसमान पर रूस के 2 फाइटर जेट्स और 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गए हैं। हालांकि इस घटना की पुख्ता जांच नहीं हो सकी है, लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट में इस घटना के लिए रूसी डिफेंस सिस्टम में तकनीकी खामी को जिम्मेदार माना गया है। पर अब जो रिपोर्ट आ रही है वो इस घटना को यूक्रेन का बारूदी एक्शन बता रही है। अब क्या है असल घटना और क्यों इस घटना ने विनाश पर मोहर लगा दी है, इस रिपोर्ट में समझिए। रूस जब जब मुश्किल का सामना करता है तब तब उतनी ही ताकत से पलटवार करता है। नए सिरे से यूक्रेन के वॉर जोन को महफूज रखने वाले कवच को तबाह करने की तैयारी का ये वीडियो साक्षात प्रमाण है। तैयारी अमेरिका के उस डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की है जिसे रूसी फाइटर जेट्स और एरियल ऑब्जेक्ट्स को नष्ट करने के मकसद से ही यूक्रेन की जमीन पर तैनात किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन में तैनात डिफेंस सिस्टम कौन सा है जिसने रूस की आक्रामकता बढ़ा दी है, और इस हद तक रूस की आक्रामकता बढ़ने का कारण क्या है? इन सवालों का जवाब यूक्रेन के एक ऐसे एक्शन में छिपा है जिसे अंजाम दिया जा चुका है। पैट्रियट एडीएस का वार, रूस में मचा हाहाकार। दरअसल यूक्रेन में तैनात अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने रूस को बड़ा झटका दिया है। इस सिस्टम को रूसी वेपन्स के मुकाबले जितना कम आंका जा रहा था वो उससे कई गुना बेहतर साबित हुए। इस एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्नत रूसी फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है, वो भी उसी की जमीन पर। खतरे के मुताबिक रूस के Su-34 और Su-35 जेट्स ब्रियांस्क पर उड़ान भर रहे थे। इसी दौरान 2 Mi-8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी ब्रियांस्क के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आए, लेकिन यूक्रेन की सीमा से 25 मील दूर रूस के दोनों उन्नत फाइटर जेट्स नीचे गिर गए। इसके अलावा रूस के फाइटर हेलीकॉप्टर्स आग की लपटों में समा गए। ये वीडियो रूसी जेट्स और हेलीकॉप्टर के हैं। इनमें सुखोई 35 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर पहले गिरते दिख रहे हैं। और
और इसके ठीक 2 घंटे बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें सुखोई 34 को आसमान से गिरते देखा गया। इस पूरे घटनाक्रम में 11 रूसी वायु सैनिकों की मौत होने की खबर आई। हालांकि शुरुआती दौर में इसे तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ हादसा माना गया, जिसके लिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया। शुरुआती दौर में रूस के एयर डिफेंस में गड़बड़ी की आशंका जताई गई। तकनीकी खराबी की वजह से रूसी जेट और हेलीकॉप्टर के टारगेट होने की जानकारी दी गई। यूक्रेन ने भी रूस पर एक्शन की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। कीव ने भी रूसी जेट्स और हेलीकॉप्टर गिरने के पीछे रूसी डिफेंस पर आरोप पड़ा। लेकिन अब अचानक खबर बदल गई। एक रूसी अखबार कॉमसेंट में दावा हुआ है कि ब्रियांस्क में हुए बारूदी एक्शन के पीछे यूक्रेन और इस बारूदी एक्शन को अंजाम दिया है अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने। दावा यहां तक है कि पैट्रियट सिस्टम को चेर्निहिव में तैनात किया गया था ताकि रूस के मिसाइल और बम ड्रॉपिंग से निजात मिल सके, लेकिन सिस्टम के एक्टिव मोड में होने के कारण रूस के ब्रियांस्क तक के टारगेट नष्ट हो गए और यूक्रेन के इस एक्शन की वजह से क्रेमलिन का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। सूत्र बता रहे हैं कि इस एक्शन के बाद क्रेमलिन ने तुरंत बदले की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए, लेकिन बदला सिर्फ बारूदी तबाही तक सीमित न रखने को कहा गया है। कार्रवाई अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट पर करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए एक खास तरह की तैयारी भी कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने पैट्रियट तबाह करने के लिए एक अलग इकाई बनाई है। इस यूनिट में सीक्रेट एजेंट्स और एयर डिफेंस की जानकारी शामिल है। इसके अलावा वेपन एक्सपर्ट्स को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पूरी यूनिट रेडार और मिसाइल एक्सपर्ट की निगरानी में काम करेगी। खबर यह भी है कि इस टीम में बतौर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट S-550 एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोजेक्ट हेड को तैनात किया गया है और इस पूरी टीम को स्टडी के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद यूक्रेन में तैनात पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि ये खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही यूक्रेन में भी हलचल बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में तैनात पैट्रियट सिस्टम की लोकेशन न सिर्फ बदली जा रही है बल्कि उन्हें छिपाने के लिए महफूज ठिकानों की तलाश भी हो रही है। लेकिन एक दावा यह भी है कि रूस ने पैट्रियट को ध्वस्त करने का ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया है, जिसमें किंजल मिसाइल का इस्तेमाल संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुपर प्राइम टाइम में। खबर स्पेन से है। जानकारी ये मिल रही है वहां से कि स्पेन में F-18 के क्रैश होने का खौफनाक वीडियो आ गया है। हवाई प्रदर्शन के दौरान हादसे का शिकार हुआ है ये फाइटर जेट। सीधे जमीन से टकराया फाइटर जेट। पायलट वक्त रहते विमान से बाहर उतरा। विमान के टुकड़ों से एक शख्स जख्मी हुआ है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की लगातार विदेश घूम रहे हैं। अभी जेलेंस्की जापान के हिरोशिमा में G7 में शामिल हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन कई संकटों में एक साथ गिर गया है। बाखमुत पर रूस का कब्जा हो चुका है और रूस अब दूसरे इलाकों पर अटैक तेज कर चुका है और इसी बीच यूक्रेन की तरफ से रणनीति बनाने और कमांड देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की टूर पर हैं और यूक्रेन के आर्मी चीफ 15 दिन से लापता है। उनकी कोई खबर ही नहीं मिल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन के सेना प्रमुख का मर्डर हो गया है या फिर उनके गायब होने के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। हिरोशिमा में यूक्रेन के प्रेसिडेंट संकट में घिरा यूक्रेन। पुतिन को जेलेंस्की की ललकार, कीव से बाखमुत तक हाहाकार। और उसका सबूत ये तस्वीरें, मिसाइलें बरस रही हैं। ड्रोन से यूक्रेन में तबाही जारी है। आसमान से शोले बरस रहे हैं।
और जमीन पर यूक्रेन के सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। बाखमुत पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ज़ैपोरिज़िया से भी बचे खुचे यूक्रेनी सैनिकों को जल्द खदेड़ दिया जाएगा और फिर रूस कीव पर कब्जे की तैयारी में जुट जाएगा। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर यूक्रेन से आ रही है जिससे लगने लगा है कि यूक्रेन एक बहुत बड़े संकट में घिर गया है, जिसकी वजह से वो जंग हारने के कगार पर जा पहुंचा है। यूक्रेन के आर्मी चीफ गायब, अब किसके हाथ में कमांड? 15 दिन से सेना प्रमुख लापता, ना दिखे ना मिली खबर। क्या मार दिए गए या देश छोड़कर भाग गए? यूक्रेन के आर्मी चीफ वालेरी ज़ालुझनी को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, जिनको लेकर यूक्रेन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट यूक्रेन में नहीं है, वो हिरोशिमा में चल रहे G7 समिट में हिस्सा लेने गए। एक साथ 3 घटनाएं हुई जिनका आपस में कनेक्शन जुड़ रहा है। सवाल टाइमिंग को लेकर भी हो रहा है। जिस वक्त ज़ेलेंस्की यूक्रेन से बाहर हिरोशिमा में है, उसी वक्त आर्मी चीफ वालेरी ज़ालुझनी का कुछ पता नहीं है और ठीक उसी वक्त बाखमुत पर वैगनर चीफ ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। यानी यूक्रेन लगातार हार की तरफ बढ़ रहा है और 2 अहम शख्सियत यूक्रेन में नहीं है, जिनमें से एक प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है और दूसरे आर्मी चीफ वालेरी ज़ालुझनी। हालांकि वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की तो पिछले 1 महीने से 7 से ज्यादा देशों का दौरा कर चुके हैं। इसके पीछे वजह है कि वो यूरोपीय देशों से हथियारों की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अगर रूस के सामने टिकना है तो हथियार तो चाहिए होंगे। अगर ये मान लिया जाए कि ज़ेलेंस्की हथियार मांगने गए हैं, तो यूक्रेन के आर्मी चीफ कहां पर है? जबकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि क्रेमलिन पर यूक्रेन के अटैक के बाद से ज़ेलेंस्की और दूसरे करीबी अफसर कीव छोड़ चुके थे। लेकिन आर्मी चीफ वालेरी ज़ालुझनी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। क्या यूक्रेन के आर्मी चीफ की हत्या कर दी गई? क्या यूक्रेन के आर्मी चीफ देश छोड़कर भाग गए हैं? क्या रूसी सेना ने उन्हें किडनैप कर लिया है? या अंडरग्राउंड होकर तख्ता पलट की तैयारी में? ये सिर्फ कयास भर है, लेकिन जैसे हालात हैं उससे साफ लग रहा है कुछ तो है जिसे छिपाया जा रहा है। वैसे भी ज़ेलेंस्की लगातार आर्मी चीफ पर दबाव बना रहे थे कि वो रूसी सैनिकों को उन इलाकों से खदेड़े जहां रूस ने कब्जा करके रखा है। लेकिन ये सिर्फ ज़ेलेंस्की के कहने भर से नहीं हो सकता। रूस से यूक्रेन साल भर से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहा है, यही काफी है। दरअसल आर्मी चीफ वालेरी ज़ालुझनी को लेकर जो बातें उठ रही हैं, उसमें एक ये भी है कि वो साइप्रस चले गए और वहां से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हो सकता है कि रूस के इशारे पर वालेरी ज़ालुझनी यूक्रेन में तख्ता पलट करें। क्योंकि यूक्रेन के आर्मी चीफ वालेरी का कद यूक्रेन में काफी ऊंचा है। उन्हें साल 2022 में टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी रखा था। इतना नहीं, रूस के खिलाफ हर रणनीति वही तैयार कर रहे थे। कई दफा तो ज़ेलेंस्की से मंजूरी भी नहीं ली गई थी, क्योंकि ज़ेलेंस्की वर्ल्ड टूर पर थे। हो सकता है वालेरी ज़ालुझनी को लगने लगा हो कि अगर यूक्रेन को बचाना है तो पुतिन के सामने सरेंडर ही विकल्प है, जिससे 2 फायदे होंगे। एक, यूक्रेन बच जाएगा और दूसरा, सत्ता मिल जाएगी, जैसे रूस ने क्रीमिया में किया। लेकिन वालेरी ज़ालुझनी को लेकर यह कयास भर है, क्योंकि आर्मी चीफ ज़ेलेंस्की के सबसे भरोसेमंद रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ही साल 2021 में उन्हें आर्मी चीफ बनाया था। ऐसे में ज़ेलेंस्की से गद्दारी करेंगे, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या उनकी हत्या कर दी गई है? इस सवाल का जवाब अब तभी मिलेगा जब हिरोशिमा से लौटकर ज़ेलेंस्की कुछ खुलासा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के राष्ट्रपति हिरोशिमा में है, इसलिए पुतिन ने विध्वंस नीति लागू कर दी है। ज़ेलेंस्की G7 के समिट में शामिल होने के लिए रवाना हुए तो रूसी फौज ने कीव समेत पूरे यूक्रेन को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से पाट दिया।
रूस ने शहर शहर ऐसा प्रहार किया कि पूरे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। पिछले 24 घंटे में रशियन आर्मी ने जो कुछ किया वो तो तबाही का ट्रेलर भर है। विध्वंस का दहलाने वाला पिक्चर यानी जो तस्वीरें हैं वो तो अगले कुछ घंटों में रिलीज होने वाली हैं और इस बात का ऐलान हम नहीं बल्कि पुतिन का एक्शन कर रहा है। जिस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति G7 में शामिल होने के लिए कीव से रवाना हो रहे थे, उसी वक्त पुतिन कीव को कुछ इस तरह से तबाह कर रहे थे। जिस वक्त ज़ेलेंस्की हिरोशिमा जा रहे थे, उसी वक्त पुतिन यूक्रेन की राजधानी को मिसाइलों से जला रहे थे। कीव से तबाही की सबसे क्लियर और क्लोज तस्वीर आई। हवा से बात करते हुए रूस की मिसाइल आई और उसने चंद सेकंड में एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को हिट कर दिया। इससे पहले भी इसी तरह कीव पर कई मिसाइलें बरसी। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में ज़ेलेंस्की का शहर दहल गया। ज़ेलेंस्की के हिरोशिमा जाने से पुतिन इतने क्रोधित हुए हैं कि उन्होंने यूक्रेन के 10 शहरों को मिसाइलों से पाट दिया। पुतिन सिर्फ इस बात से गुस्से में नहीं है कि ज़ेलेंस्की G7 की बैठक में शामिल हो रहे हैं, बल्कि उनकी नाराजगी की वजह है बैठक का एजेंडा, वहां से जारी हो रहे बयान। G7 देशों की बैठक का एजेंडा ही यूक्रेन वॉर है। G7 ने समिट की शुरुआत में ही बयान जारी कर कहा कि रूस युद्ध तत्काल बंद करे। इतना ही नहीं, चीन से भी अपील की गई कि वो रूस को युद्ध विराम के लिए राजी करे। इसके अलावा G7 के कुछ देशों ने युद्ध को लेकर पुतिन की आलोचना की। क्रेमलिन और उसकी सेना इससे इतनी भड़क गई कि यूक्रेन पर ऑल राउंड अटैक लॉन्च कर दिया। एयर स्ट्राइक की शुरुआत कीव से हुई, जिसके बाद तो पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर चौतरफा धावा बोल दिया। मारियोपोल में हमला, लवीव में बारूदी बारिश, लुहांस्क में तबाही, सूमी में बारूदी सुनामी, मेलिटोपोल में संघार, खेरसोन में भीषण प्रहार। और इस तरह पुतिन सेना ने यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। रूस ने सिर्फ मिसाइल अटैक ही नहीं किया, ड्रोन से भी यूक्रेनी शहरों को ध्वस्त करने की कोशिश की। लेकिन कीव का दावा है कि उसने रूस के सभी ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। रूस ने वार किया तो यूक्रेन ने भी भीषण पलटवार कर दिया। यूक्रेन ने भी कई रूसी पोजीशन को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स के अटैक में रूस का बड़ा वेपन डिपो आग का गोला बन गया। लेकिन सच ये है कि रूस की तबाही कम और यूक्रेन की ज्यादा हुई। रूस के हमले बहुत तेज हो गए। इसकी वजह है G7 समिट और उसमें ज़ेलेंस्की का शामिल होना। पुतिन इस बात से इतने क्रोधित हैं कि वो इससे भी भीषण प्रहार करने वाले हैं। यूक्रेन पर जो एयर अटैक हुए हैं वो तो झांकी भर है, असली तबाही तो अब आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के खिलाफ जंग में क्रेमलिन हर उस विकल्प पर विचार कर रहा है जिसके जरिए यूक्रेनी फोर्स और यूक्रेनी शहरों की तबाही को अंजाम दिया जा सके। और यही वजह है कि एक नए विकल्प के तौर पर स्ट्रे डॉग्स के विकल्प को भी जंग में आजमाने की तैयारी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और इस विकल्प के कितने फायदे रूस को संसद में गिनाए गए हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बारूदी हाहाकारी के बीच रूस में हर चीज जंग के लिहाज से इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले जेल में बंद
खूंखार कैदियों को सेना में जगह दी गई, फिर आम युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया गया और अब स्ट्रीट डॉग्स के भी सैन्य इस्तेमाल की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल रूस के कस्बे और शहरों की गलियों में आवारा घूमने वाले डॉग्स की समस्या को लेकर संसद में एक कानून पढ़ा गया, जिसके तहत इस तरह के बेघर डॉग्स को मर्सी किलिंग के दायरे में रखने पर विचार किया गया। बड़ी खबर इस वक्त, ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को कीव आने का न्योता दिया है। यूक्रेन को मानवीय आधार पर मेडिकल सहायता दी जाएगी, एमईए की तरफ से कहा गया है।